नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 10th मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025, जिसमें आज साइंस और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट करूँगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत ले ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जान जाइए आज साइंस और सोशल साइंस, साइंस से भी 20 प्रश्न और सोशल साइंस से भी 20 प्रश्न लिए हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। एम्पियर घंटा मात्रक है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। कौन सा संबंध सत्य है। भी बराबर में 1/r, या भी बराबर में r/1, या भी बराबर में IR, भी बराबर में IR²। कौन सा संबंध सत्य है भाई। याद रखिएगा, भी बराबर में IR होता है, भी बराबर में IR। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिएगा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। याद रखिएगा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह सभी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। सामान्य चुंबक बनता है, सामान्य विद्युत चुंबक बनता है, कोई चुंबक नहीं बनेगा। बनने वाला चुंबक बल रेखाएं नहीं प्रदर्शित करेगा। क्या होगा, याद रखिएगा, क्या बनेगा, विद्युत चुंबक बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद रखिएगा, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सॉरी, मिस्टेक हो गया था। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा,
निम्न में से किसी धातु से निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? याद रखिएगा, सोडियम का गलनांक सबसे कम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तो मैं स्पीड देख लेता हूँ सभी को। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। एसिटिक अम्ल का याद रखिएगा मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम मिथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग एक के तत्व क्या है? याद रखिएगा, वर्ग एक के तत्व क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व है। शून्य समूह मतलब वर्ग 18, वर्ग 18 को शून्य समूह कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्व कौन है? तो वर्ग 18 का तत्व हीलियम है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण से बनता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। धमनिया का कार्य क्या है? धमनिया का कार्य क्या है? याद रखिएगा, धमनी का कार्य शुद्ध रक्त का बहाव करना, धमनी का कार्य शुद्ध रक्त का बहाव करना, जबकि सीरा का कार्य अशुद्ध रक्त का बहाव करना। याद रखिएगा, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन पूछेगा, लैंगिक जनन तो फूलों द्वारा, किस जीव? फूलों द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर सी, फूलों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं उत्पन्न होती है, आनुवंशिकी विभिन्नता उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, डीएनए के कारण। ठीक है, डीएनए के कारण। ठीक है, डीएनए के कारण। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, मतलब शाकाहारी, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो प्राथमिक उपभोक्ता है वह शाकाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? घास फूस होता है। ठीक है, क्योंकि घास अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वह प्राथमिक होता है। ठीक है, जो उसे खाता है, जो घास को खाता है वह प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। याद रखिएगा, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है, ऑप्शन नंबर बी, डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? याद रखिएगा, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में। ठीक है, एमीटर को विद्युत आमीटर भी कहते हैं या एमीटर भी कहते हैं। याद रखिएगा, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यदि आपको वोल्ट मीटर कहेगा, यदि वोल्ट मीटर रहेगा तो समांतर क्रम। ठीक है, यदि वोल्ट मीटर रहेगा तो समांतर क्रम होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है ना, तो विद्युत शक्ति का इसमें आई स्क्वायर आर आई आर स्क्वायर भी स्क्वायर आई भी आई स्क्वायर। याद रखिएगा, विद्युत शक्ति को इसमें आई स्क्वायर आर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर
परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? याद रखिएगा, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? HCl है, या H2SO4 है, या ऑक्जेलिक अम्ल है, या HNO3 है? सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइएगा। याद रखिएगा, दुर्बल अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या सभी लोग बतलाइएगा कि 20 में से साइंस को 20 में से आप सभी को कितना सही हुआ? साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 में 20 सभी विद्यार्थियों को होना चाहिए। साइंस में 20 में 20 सभी विद्यार्थियों को होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सोशल साइंस करेंगे। सोशल साइंस, अब सोशल साइंस करेंगे। ठीक है ना? सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अब और मज़ा आएगा। अब सोशल साइंस आ गया। ठीक है, साइंस से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सोशल साइंस से भी 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पहला है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? याद रखिएगा, याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। यंग इटली का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यह 2025 में पूछेगा तो ही पूछेगा। यह लिख लीजिए कि यह यंग इटली का संस्थापक 2025 में पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है ना? पूछेगा, जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, मेजनी। ऑप्शन नंबर सी होगा, मेजनी, मेजनी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दशा प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दशा प्रथा का अंत, याद रखिएगा, रूस में कृषक दशा प्रथा का अंत 1861 में हुआ। 1861 में रूस में कृषक दशा प्रथा का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, 1907 में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था। 1907 में, 1907 में। अगला क्वेश्चन है, हो चिन मिन्ह मार्ग किस देश से जुड़कर गुजरती थी? हो चिन मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, या इनमें से सभी होगा? याद रखिएगा, हो चिन मिन्ह मार्ग जो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इनमें से सभी के मार्ग से होकर जाता था। मतलब उपयुक्त तीनों देशों से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? 1930 में सबनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी बम्बई थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? कब हुई भाई? याद रखिएगा, 1953। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? यह तो सभी को मालूम होगा। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? याद रखिएगा, 10% था। ऑप्शन नंबर ए होगा। 15वीं लोकसभा से पहले 10% था, ठीक है ना। अब है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, याद रखिएगा, 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, ठीक है ना। सभी लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? याद रखिएगा, 1904 में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, कौन होता है भाई? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? याद रखिएगा, 96.5%। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, एक्सप्रेसवे किस परिवहन से संबंधित है? किस परिवहन से संबंधित है?
याद रखिएगा, सड़क परिवहन से संबंधित है। एक्सप्रेसवे सड़क परिवहन से संबंधित है। अब यह अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? याद रखिएगा, रोहतास में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है ना। आप सभी लोग अब यह बतलाइए कि 20 में से आप सभी को कितना सही हुआ। उम्मीद करता हूँ 20 में 20 सही होगा। ठीक है ना। क्या ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।